एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैथ को लेकर के काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि मैथ हमें स्टार्टिंग से समझ में नहीं आता। काफ़ी फ्रेंड्स भी कहते हैं कि मैथ समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो दिक्कत होती कहाँ है? दिक्कत होती है बेसिक में। हम मैथ के बेसिक को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही हमें कंफ्यूजन में डाल देती हैं। तो सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी चीज़ का, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका जो हमारे पास बेसिक होता है, अगर वो हम ठीक से नहीं करते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारे पास बाद में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे मेन चीज़ हर सब्जेक्ट के लिए उसका बेसिक होता है, क्योंकि अगर हमें उसके बेसिक नहीं पता होंगे, जैसे मैथ में डालें तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चीज़ें नहीं पता होंगी हमें, तो हमें हमेशा बड़ी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। और ये चीज़ें जो स्टार्टिंग से ही हमारा बेस बनाती हैं वो हमेशा मैथ में रहती हैं, कभी उसको उससे दूर नहीं होती और उसके बिना हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है काफ़ी। तो आज मैं उन लोगों के लिए, या ये कहें कि जो भी लोग ये समझते हैं कि मैथ बहुत ही ऐसी चीज़ है कि जो हमें कभी नहीं आएगी, या हमें स्टार्टिंग से समझ में नहीं आ रही है तो अब हमें आ ही नहीं सकती, तो ऐसा कुछ है नहीं। मैथ एक सब्जेक्ट है, अगर उसको हम स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ें तो हमें आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, मैं इसी को लेकर के मैंने सोचा कि हाँ, वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के मन में ये डर बना हुआ है कि मैथ हमें समझ में नहीं आएगा और आएगा ही नहीं कभी, अभी तक नहीं आता है तो कभी नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके बेसिक्स अगर हम समझ लें। आज हम बेसिक्स की ही जो सीरीज है उसको शुरू कर रहे हैं। तो इसकी कम से कम 10 या 11 वीडियो जो बनेगी, अगर वो आपने अच्छे से पढ़ ली तो मैथ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने बेसिक्स को समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेन दिक्कत या मेन जो गलतियाँ होती हैं हमारी वो बेसिक में ही होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो मैथ का जो डर है उसको हटाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं या कुछ ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जिनको ये लगे कि ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, ये हमें आता है। बिल्कुल हो सकता है कि आपको ये आता हो, लेकिन काफ़ी ऐसे भी हैं जिनको इन्हीं से प्रॉब्लम होती है। ये जो फैक्ट्स हैं हमारे, इन्हीं से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कैलकुलेशन में, और फिर हम सोचते हैं कि नहीं, मैथ तो आएगा ही नहीं, और ये बड़े कंफ्यूजिंग फैक्ट्स होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इनको अच्छे से स्टडी करते हैं, और अगर ये आपको समझ में आ गए तो फिर आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, फर्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मैथ में क्या फैक्ट होते हैं, किन से हम मार्क आते हैं, वो देखिए वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहला फैक्ट हमारे पास क्या है? किसी भी संख्या में अगर ज़ीरो से गुणा किया जाए तो गुणनफल जीरो प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें अगर जीरो से हम मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो उसका जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा? जीरो ही आएगा। मतलब सीधा सा है कि जीरो से किसी को भी गुणा करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? जीरो ही आना चाहिए। तो देखिए, 5 × 0 = 0, 0 × 5 = 0 मीन्स अगर मल्टीप्लाई में कहीं पे भी जीरो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर जीरो ही आ जाएगा, चाहे वो कितनी ही संख्याएं लिखी हों। हम इसके साथ कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम इसमें ऐड करें 2 × 0 × 3 × 5। तो देखिए, इसकी मल्टीप्लाई में एक जीरो है। अगर मैं कहूँ कि मल्टीप्लाई हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। लेकिन जब 30 की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो आना तो क्या है? हमारे पास जीरो ही आना है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि कहीं पे भी मल्टीप्लाई में अगर जीरो है तो आंसर क्या आएगा? जीरो। सेकेंड फैक्ट हमारे पास क्या है? सेकेंड फैक्ट में कहता है जीरो को किसी संख्या से भाग किया जाता है तो भागफल जीरो ही प्राप्त होता है। सेम चीज मल्टीप्लाई वाली, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? देखो, मल्टीप्लाई तो हम चाहे किसी संख्या को जीरो से मल्टीप्लाई कर दें या जीरो को किसी संख्या से कर दें, जीरो ही आता है। भाग में क्या है? उसने बोला जीरो को किसी संख्या से भाग करने पर, तो जीरो ऊपर रहेगी
और नीचे कोई भी संख्या हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब जीरो को किसी भी संख्या से भाग दे दें हम, आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो। सीधी सी बात अगर हम जनरली समझें तो जीरो के डिवाइड में कुछ भी हो, जीरो के डिवाइड में कुछ भी आए तो आंसर हमारा क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इनको हमें सीखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। इनको नोट करते चलें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। तो देखिए क्या कहता है, किसी संख्या को यदि जीरो से भाग किया जाए, देखिए इसका बिल्कुल अपोजिट, ये क्या था, जीरो को किसी संख्या से भाग किया जाए। यहाँ पे क्या कहता है, किसी संख्या को यदि जीरो से भाग किया जाता है तो भागफल इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, अनंत मतलब हमें पता नहीं। अब क्यों होता है ये अनंत, वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि जीरो का जो टेबल होता है, जीरो वन जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, सारे जीरो ही होते हैं। तो थ्री तो किसी पे होता ही नहीं है। जीरो का अगर हम टेबल पढ़ें तो थ्री तो किसी पे नहीं होता। तो इसका मतलब हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है जो इसका आंसर थ्री दे दे। तो हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी आंसर होगा। अब जीरो से अगर मैं किसी भी संख्या को डिवाइड करूँ तो इन्फिनिटी होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जीरो अगर ऊपर है तो आंसर जीरो, और जीरो अगर नीचे है तो आंसर इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम ये दो हमारे पास फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए फोर्थ फैक्ट पे चलते हैं। किसी भी संख्या की घात या फिर बोलें पावर, घात पावर ही होती है। पावर का मतलब अगर हमारे पास किसी संख्या की पावर टू है तो उसका मतलब उसको दो बार मल्टीप्लाई करें, तो वो तो हमें पता है। लेकिन किसी संख्या की घात अगर जीरो हो तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अब वो संख्या चाहे कुछ भी हो, जैसे वन की पावर अगर मैं जीरो करूँ तो क्या रहेगा, वन। हंड्रेड की पावर में जीरो करूँ तो भी क्या रहेगा, वन। 123 की पावर में जीरो करूँ तो भी क्या रहेगा, वन। चाहे यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर पावर जीरो आ गई तो आंसर क्या रहेगा, वन ही रहेगा। अब मैंने कोई जनरल संख्या ही ले ली ए, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने कोई ये वेरिएबल माना और उसकी पावर जीरो कर दी, तब भी आंसर क्या रहेगा, वन। तो सीधी सी बात है, जीरो अगर पावर हो गया तो आंसर क्या आना है, वन आना है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। किसी संख्या को खुद से भाग करने पर भागफल सदैव एक ही होता है। तो ये तो जनरल सी चीज़ है कि पाँच को पाँच से भाग देंगे तो आंसर एक आएगा। कोई भी संख्या हो उसको उसी से भाग दें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, एक आएगा, भागफल एक ही आएगा। तो ये जनरल कोई संख्या माने उसको भी अगर हम भाग करेंगे तो एक आएगा। लेकिन यहाँ पे एक ये दिक्कत आती है हमारे पास कि जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी होता है। क्यों, क्योंकि जीरो डिवाइड में आ गई और जीरो का टेबल हमको पता है कि सारे आंसर जीरो देता है। एक बात बताइए, जीरो वन जा जीरो तो वन भी आंसर आ सकता है, जीरो टू जा जीरो तो टू भी आ सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर होंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। वन तो बोल ही नहीं सकते, जीरो वन जा वन, जीरो वन जा जीरो होता है, बिल्कुल वन भी आ सकता है, लेकिन टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है। तो कोई फिक्स आंसर नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलेंगे। आई होप कि आपको ये पांचों जो फैक्ट हैं वो अच्छे से समझ में आए हैं। ये बेसिक फैक्ट है हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर जो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताता है। तो चलिए देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए हमारा फर्स्ट फैक्ट जो है वो क्या कहता है, सभी धनात्मक पॉजिटिव, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, अगर हम इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव बोलेंगे, हिंदी में धनात्मक संख्याएं जुड़कर एक धनात्मक संख्या ही देती हैं। तो सीधी सी बात है, जनरल सी बात है कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं अगर हम जोड़ें तो उनका आंसर हमेशा धनात्मक ही आएगा। जैसे दो प्लस तीन और बराबर पाँच, तो दो भी प्लस का है, तीन भी प्लस का है, पाँच आ गया प्लस का ही। 17 प्लस 12, तो ये भी हमारे पास क्या बनता है, 29। ठीक है, तो सीधा सा मतलब, अब आप कहेंगे कि सर टू के सामने तो कोई साइन नहीं है, तो टू जिसके सामने, देखिए नोट इसीलिए डाला मैंने क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन होती है। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह या साइन बोलते हैं हम ना लगे तो वो धनात्मक ही होती है। जैसे टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव जो लिखा है उसको हम ये भी लिख सकते थे, टू के सामने कोई साइन नहीं है प्लस, और फाइव के सामने भी कोई साइन नहीं है, इसको भी हम प्लस मान सकते हैं। लेकिन जनरली लिखते नहीं है प्लस का सिंबल, जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है उसके सामने प्लस नंबर नहीं लिखना होता। तो इसीलिए ये नोटेशन में नहीं आता है। तो हम जनरली उसको मान के चलते हैं कि पहले के साथ हमेशा प्लस होता है, अगर कोई साइन ना हो तो हम उसको प्लस ही काउंट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड जो फैक्ट है वो क्या कहता है, धनात्मक और ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव,
धनात्मक मतलब पॉजिटिव, प्लस की संख्याएं मतलब धनात्मक और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव संख्याएं आपस में घट जाती हैं। अब देखो दोनों प्लस की संख्या थी पिछले फैक्ट में, तो दोनों जुड़ रही थी और प्लस का ही आंसर दे रही थी। अब एक अगर धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो क्या होगा, आपस में वो घट जाएंगी। अब घटती कैसे हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं हम, घट जाएंगी वो। और साइन जो है वो कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या वाला लगेगा, चिन्ह जो होगा वो बड़ी संख्या वाला लगेगा। जैसे 6 प्लस का है और 8 माइनस का है, अब एक प्लस और एक माइनस है, तो मैंने क्या किया, घटा दिया 8 में से 6, जो बड़ी संख्या उसमें से छोटा घटा देंगे, तो घटा दिया 2 बच गया। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या के साथ होगा, तो बड़ी संख्या के साथ कौन सा है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे 18 प्लस का है 7 माइनस का है, तो मैंने क्या किया, बड़े में से छोटा घटा दिया, 11 बच गया। अब 11 के बड़ी संख्या के साथ में क्या है, प्लस, तो 11 के साथ में भी क्या लग गया, प्लस। अब माइनस का 11 है, प्लस का 5, तो देखिए बड़ी संख्या है 11, उसमें से 5 गए, 6 बच गए। अब बचे हैं तो किसके बचेंगे, वो जो बड़ी संख्या है माइनस, तो माइनस के। ऐसे ही सेम प्रोसीजर एक एग्जांपल और है हमारे पास, 25 माइनस 37, तो 25 हमारे पास है प्लस और 37 हमारे पास है माइनस, तो माइनस के बड़े हैं हमारे पास 37, जब घटाएंगे तो 12 बचेंगे, लेकिन वो किसके बचेंगे, माइनस के। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है स्टूडेंट्स को कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो हमारे पास कैसे घटाया जाता है। तो घटाना है सिंपली, लेकिन साइन कौन सा लगाना है, जो बड़ी संख्या के साथ हो। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। कहता है ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे दो धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती थी, या दो से ज़्यादा सारी धनात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती थी, वैसे ही ऋणात्मक संख्याएं भी आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह भी ऋणात्मक ही होता है। तो इसका मतलब जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, जैसे धनात्मक में सारी धनात्मक संख्याएं जुड़ के आंसर भी हमारा धनात्मक में आता था, वैसे ही ऋणात्मक में क्या होगा, सारी संख्याएं आपस में जुड़ेंगी और चिन्ह भी क्या लगेगा, ऋणात्मक ही लगता है। तो जैसे माइनस के 6 माइनस के 8, तो हमारे पास जुड़ गए, 8 और 6 14 होते हैं, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का ही लगेगा। तो माइनस के 11 और माइनस के 5 क्या हो गए, माइनस के ही 16 हो गए। माइनस के 18 और माइनस के 7 कितने हो गए, माइनस के ही 25 हो गए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे हैं। जो प्लस माइनस होता है ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आई होप कि मैंने तीनों कंडीशन आपको बताई, दोनों प्लस के हों तो प्लस का ही आंसर आएगा, एक प्लस एक माइनस हो तो जो बड़ी संख्या है वो आंसर आएगा, और अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो ऋणात्मक ही आंसर आएगा। तो अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन, गुणा। तो गुणा क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, इसके रूल हैं वो 4 रूल, वही प्लस माइनस से हमें समझने पड़ेंगे। कन्फ्यूजन क्या है, जो जोड़ने में लगाए थे अब उससे थोड़ा सा अलग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होता है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो मैंने क्या बोला, माइनस 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 ही हो गया, मतलब जुड़े हैं यहाँ पे। लेकिन मल्टीप्लाई में थोड़ा सा अलग होता है, तो आप साइन को भूल के, मल्टीप्लाई को भूल के यही गड़बड़ कर देते हो। तो समझना है थोड़ा सा मल्टीप्लाई के क्या रूल हैं। मल्टीप्लाई क्या, जो 4 हैं वो क्या होते हैं, देखो दो संख्याएं होंगी उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर वो दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो हमारा प्लस का ही आंसर आएगा। जैसे प्लस का 2 प्लस का 3 और आंसर भी प्लस का 6, 2 3 6। वैसे ही प्लस का 3 अगर मैं प्लस लगा के दिखाऊँ आपको, प्लस वैसे होता नहीं है, आगे लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है पहली संख्या के, तो 3 गुणा 5, तो ये क्या होगा, प्लस के ही 15 आएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। सेकंड देखो, एक माइनस हो और एक प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो आंसर आएगा माइनस। तो सीधी सी बात है, माइनस का 3 प्लस का 5, तो माइनस के 15 आएंगे। एक माइनस हो एक प्लस हो तो माइनस। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो बात तो वही है, माइनस आएगा। तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा। अब दोनों माइनस के हो गए तो क्या होगा, प्लस आएगा। तो दोनों माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से ही करें तो प्लस का आंसर आता है, ये चीज़ ध्यान रहे। क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ कर देते, कई बच्चे कहते हैं कि सर आपने ऊपर बताया माइनस माइनस तो माइनस ही आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हम जोड़ रहे थे और यहाँ पे हम गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो -3 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, प्लस 15 आएगा। तो माइनस 15। अब इसको एक जनरल सी चीज़ में एक ही भाषा में हम समझते हैं। देखो
नोट डालिए, यदि माइनस संख्याओं के जोड़े बने तो उत्तर क्या होगा, प्लस। जोड़े बन जाए, माइनस के जोड़े, ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस का जोड़ा बन गया तो प्लस का आंसर आ गया। यहाँ पे माइनस का जोड़ा नहीं बना, एक ही माइनस रह गया तो माइनस, यहाँ पे भी जोड़ा नहीं बना तो माइनस, यहाँ पे माइनस है ही नहीं तो प्लस। तो देखो माइनस की जो संख्याएं होती है ना, उनको काउंट करते हैं, उनके अगर ठीक ठाक जोड़े बन गए ना तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा। और अगर माइनस की संख्याओं के जोड़े ना बने तो उत्तर होगा हमारा ऋणात्मक माइनस का। तो जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो संख्या लिखी हुई है इसका आंसर ऋणात्मक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक माइनस दो माइनस, एक जोड़ा खत्म हो गया, एक माइनस दो जोड़े खत्म हो गए। अब ये माइनस का कोई जोड़ा नहीं बन रहा तो इसीलिए आंसर किस में आ गया, माइनस में। तो हम जोड़े बनाते चलेंगे, एक जोड़े को काट दो प्लस हो गया, दूसरे जोड़े को काट दो प्लस हो गया। अब ये जो बचा है ना, ये हमारे पास क्या देगा, माइनस का आंसर देगा, क्योंकि इसका कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा। नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे हमारे पास कोई माइनस नहीं है, माइनस माइनस तो जोड़ा बन गया, माइनस माइनस इसका भी जोड़ा बन गया, तो आंसर किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको अच्छे से समझा रही है कि प्लस माइनस का क्या चक्कर होता है। माइनस के अगर जोड़े बनते हैं तो आंसर आता है प्लस में, और माइनस के जोड़े नहीं बनते हैं तो हमारा आंसर आता है माइनस में। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट हमारा डिवीजन है वो और पढ़ लेते हैं हम। देखिए डिवीजन में क्या होता है, तो डिवीजन है हमारे पास, इसको कहते हैं हम भाग। भाग करते वक्त क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, साइन। देखो प्लस को प्लस की संख्या से भाग देते हैं तो प्लस ही आता है। जैसे प्लस का 30 बटे प्लस के 5 अगर हम रखें तो 5 6 के 30 होता है तो 6 आएगा। वैसे ही 20/4 अगर हम प्लस के लें दोनों तो प्लस का ही आंसर आएगा। तो अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश, या इंग्लिश में बोले तो नोमिनेटर, अंश अपॉन हर, ये हमारे पास होता है। नीचे होता है हर, या इंग्लिश में बोले तो नोमिनेटर, और डिवाइड में होता है डेनोमिनेटर, इस तरीके से। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों प्लस के हों तो हमारे पास आंसर आता है प्लस। ठीक है, और अगर एक माइनस हो, देखो वही रूल है, एक माइनस हो चाहे ऊपर हो या नीचे हो आंसर आएगा माइनस में। एक माइनस हो तो आंसर आएगा माइनस में। तो ये देखिए माइनस का 30/5 रखो या -20/4 रखो, आंसर माइनस में ही आएंगे। वैसे ही नीचे अगर माइनस आ जाए ऊपर प्लस आ जाए तो भी आंसर माइनस में ही आएंगे। तो ऊपर नीचे माइनस होने का कोई मतलब नहीं है, अगर एक माइनस है तो आंसर माइनस में, और अगर दो माइनस हो गए मतलब जोड़ा बन गया, और जोड़ा बनते ही आपस में कट के क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो यह वही प्लस वाली मल्टीप्लाई वाली बात है कि अगर जोड़ा बन गया माइनस का तो हमारे पास प्लस में आंसर आएगा, अगर जोड़ा नहीं बना तो माइनस में। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और सिंबल्स को लेकर। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो आपकी शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और बेसिक सीखेंगे, और 10 या 11 वीडियो में आपका कंप्लीट बेसिक हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिनको भी मिलेगी उसकी हेल्प ही होगी। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।